हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी फाइनल बॉटनी में बायोटेक्नोलॉजी वाले पेपर में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, कल्चर ऑफ प्लांट सेल्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। कल हमने आपको जर्म प्लाज्म स्टोरेज कवर कर दिया था और ये बिल्कुल नया टॉपिक है प्लांट सेल से, यानी हम अभी बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में जो टिश्यू कल्चर वाला पार्ट हमने पढ़ा है उसमें हम देख रहे हैं कि टिश्यू कल्चर में कैसे हम टिश्यू डेवलप करते हैं, कैलस डेवलप करते हैं, कैलस से हम कैसे सस्पेंशन कल्चर बनाते हैं, उसको हम कैसे प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करते हैं, कैसे उसको फ्यूज करते हैं सोमेटिक हाइब्रिड बनाने के लिए। देन इस टिश्यू कल्चर का और क्या यूज़ है, जैसे हमने कहा कि हम एंडेंजर्ड स्पीसीज को जो है एंडेंजर्ड प्लांट्स को रीजनरेट कर सकते हैं। कल भी जो हमने कहा कि जर्म प्लाज्म स्टोरेज करके हम उसकी डिफरेंट चीज़ों को स्टोर करके एक मिनिमल ग्रोथ रिक्वायरमेंट में उसको स्टोर करके हम लंबे समय तक रख सकते हैं एक विद इन अ लिमिटेड एरिया। ठीक है, तो इसके और क्या यूज़ हो सकते हैं? तो इसका एक यूज़ और भी है कि जो हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो फार्मेसी में, ड्रग कंपनीज में, फूड इंडस्ट्रीज में या आपके एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स बनाने में और बहुत सारी इवन बेकरी इंडस्ट्रीज के अंदर हम इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। वो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं एज ए डिफेंस केमिकल, और प्लांट के अंदर इनका यदि वो नहीं हो तो प्लांट में कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन यदि हैं तो वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसको काम में हम ले सकते हैं। ये क्या केमिकल्स हैं? इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं और ये वो सब्सटेंस है एज ए डिफेंस केमिकल ये इसके अंदर पाए जाते हैं। और जैसे एल्केलॉइड्स, फ्लेवोन्स, एसेंशियल ऑयल्स, इंसेक्टिसाइड, फिनॉल्स, टर्पीन्स, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन में पाए जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो इंटैक्ट सेल है, मीन जो प्लांट में लगे हुए हैं ये ऑर्गन, उसकी बजाय यदि हम टिश्यू कल्चर लैब में इनको प्रोड्यूस करें सेकेंडरी मेटाबोलाइट को, ये ज़्यादा अमाउंट में हमको मिल सकते हैं, यानी हम इनका अच्छा यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, टिश्यू कल्चर के माध्यम से। ठीक है, तो हम इसके लिए करते क्या है? हमें इसके लिए पर्टिकुलर ऑर्गन का एक्सप्लांट लेना होता है, यानी जिस ऑर्गन से ये जहाँ ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, जैसे कुछ एल्केलॉइड्स हैं वो रूट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ रूट्स में पाए जाते हैं, कुछ लीव्स में होते हैं एल्केलॉइड्स या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सारी चीज़ें। तो हमें वो पर्टिकुलर ऑर्गन सेलेक्ट करना होता है और उस ऑर्गन को हम पहले सरफेस स्टरलाइज करते हैं, जैसा कि टिश्यू कल्चर में हम करते हैं नॉर्मली। पहले सरफेस स्टरलाइज करते हैं, देन उसके स्मॉल पीसेस काटते हैं, एक्सप्लांट तैयार करते हैं, एक्सप्लांट को हम फिर कल्चर करते हैं, कल्चर से कैलस तैयार होता है। कैलस को भी हम क्योंकि मानते हैं कि कैलस हमारा एसेप्टिक कंडीशन में जब तैयार हो गया तो हम उसका क्या करें कि उसका सस्पेंशन कल्चर बनाएं, जिससे उसकी प्रत्येक सेल, हर सेल जो है वो एक नया कैलस बना सकती है। क्योंकि हमें टिश्यू कल्चर के माध्यम से कहना चाहिए कि छोटे एक्सप्लांट से बहुत अमाउंट में जो है वो हमारा मटेरियल प्राप्त करना है, या हमें ये कहो कि छोटे एक्सप्लांट से जैसे हम रीजनरेट करते हैं प्लांट को, तो छोटे एक्सप्लांट से मतलब छोटे इवन एक टुकड़े से भी हम कई सारे प्लांट्स के तैयार कर सकते हैं। तो यही तरीका हम यहाँ अपनाते हैं कि एक कैलस को सस्पेंशन कल्चर बना के इंडिविजुअल सेल से हम सेल प्लेटिंग करते हैं, देन उसका वापस कैलस बनाते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा वो ज़्यादा अमाउंट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्राप्त होता है। यहाँ हम कुछ केमिकल्स बता रहे हैं, कुछ प्लांट स्पीसीज ले रहे हैं जिनसे कुछ केमिकल्स निकलते हैं और उनका यूज क्या है। जैसे एट्रोपा बेलाडोना, इससे एट्रोपी निकलती है, आंखों के दवाइयाँ बनती हैं इससे, और ये फार्मेसी में काम में आती है, यानी दवाइयाँ इससे बनती हैं। एसिया टोरा क्या है? अमलतास जिसे हम कहते हैं, इससे एंथ्राक्विनोन बनती है और एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्रीज में ये काम में आती है। तीसरा है एफेड्रा, जो आपका जिम्नोस्पर्म है, एफेड्रिन, ये बहुत कॉमन है, निकलती है, ये भी फार्मेसी के अंदर काम में आती है, यानी कि ड्रग कंपनीज, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री, इनमें ये सारे केमिकल्स काम में आते हैं। और फिर सर्पेंटाइना, आपने नाम सुना है, बहुत ज्यादा सर्पगंधा जिसे कहते हैं, ये भी फार्मेसी के अंदर काम में आता है। नेक्स्ट है डिफिटेलिस पर्पुरिया, इससे एंथ्रेक्विनोन निकलती है, एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्रीज में इसको काम में लिया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकलते हैं और इनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम में लिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ प्लांट्स हैं, ये केमिकल्स के अलावा भी सिनेमिक एसिड
सिनेमम से निकलता है। फेरुलिक एसिड जो आपका हींग है, एसाफोइटिडा फेरुला, इससे निकलता है। क्लोरोजेनिक एसिड है या आपका कैफिक एसिड है, कॉफी से निकलता है। तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो हम प्लांट से कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनसे ये कल्चर किस तरीके से करें, तो इसके स्टेप्स हैं कि हमें लार्ज अमाउंट में यदि डिजायर्ड मटेरियल चाहिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट चाहिए, तो हमें किसमें बनाना पड़ेगा, ये एक लार्ज साइज का बायोरिएक्टर में इनको बनाना पड़ेगा। अब ये बायोरिएक्टर कैसा है, पहले हम इसको डिजाइन करें। तो कुछ इसके स्टेप्स हैं, पहले हम इसको डिजाइन करें बायोरिएक्टर को, उसका इक्विपमेंट कैसा है उसको समझें। उसके बाद हम प्लांट का जो ऑर्गन है वो लें, फिर हम उसका एक्सप्लांट को जो है टुकड़ों में काटें, उसकी सरफेस स्टेरिलाइजेशन करें, कैलस बनाएं, सस्पेंशन कल्चर बनाएं। तो ये हमारे सारे स्टेप्स हैं। तो हमने डिजाइनिंग की बायोरिएक्टर की, देन प्लांट एक्सट्रैक्ट सेलेक्ट करना है, ऑर्गन सेलेक्ट करना है, सरफेस स्टेरिलाइजेशन करना है, एक्सप्लांट बनाना है, उसका जो भी हमने टुकड़ा लिया है डिटेल में लेंगे अभी हम उसे। देन कैलस कल्चर किया, फिर उसका हमने कैलस को छोटे टुकड़ों में काट के लिक्विड मीडियम पे सस्पेंशन कल्चर बनाया। सस्पेंशन कल्चर की वन वन ड्रॉप भी, इंडिविजुअल ड्रॉप हम सेपरेटिंग करते हैं, उसमें कॉलोनीज बनती हैं। उसके बाद बायोसिंथेसिस के लिए इसकी टेस्टिंग की जाती है कि ये सही चीज आई है या नहीं आई है। देन हम उसको, उसके क्लोन्स को, जो सही चीज आई है उसके हम क्लोन्स बनाते हैं इसी के द्वारा, सेल प्लेटिंग के द्वारा या फिर फ्लास्क के अंदर इनके सेल न्यूट्रिएंट मीडियम द्वारा। फिर हम उनसे लास्ट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, क्योंकि पर्टिकुलर एक ऑर्गन आ गया, वहां प्लांट की जरूरत नहीं है पूरी, तो पर्टिकुलर ऑर्गन से उससे ज्यादा मात्रा में सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्राप्त होगा। तो ये डिजाइनिंग है बायोरिएक्टर की, जिसमें लार्ज साइज वेसल है, इसके अंदर एक स्टीरर होता है, लगाया जाता है। स्टीरर किस लिए होता है कि क्योंकि हम यहाँ लिक्विड मीडियम रख रहे हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि सस्पेंशन कल्चर हम बनाते हैं, तो जो भी हम कैलस रखते हैं, जो हमारा सॉलिड मीडियम पे पहले बनता है उसे हम लिक्विड मीडियम पे रखते हैं। यदि वो लिक्विड मीडियम पे कैलस रखा जाएगा तो क्या होगा, डूब जाएगा और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, डिवीजन होगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए एजिटेशन जरूरी है। तो हमें स्टीरर लगाना पड़ेगा इसमें एक परमानेंट, वहां हम एक रोटेटरी शेकर पे रख देते हैं उसको, फ्लास्क को, जिसे वो एजिटेट करते रहते हैं, एरेशन होता रहता है। लेकिन यहाँ हमें एक स्टीरर लगाना पड़ेगा बड़ा, क्योंकि बायोरिएक्टर है तो उसके लिए परमानेंट व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी। यहाँ कोई रोटेटर नहीं है उसके लिए। देन ये दो पाइप्स हैं, एक एयर इनलेट है और एक एयर आउटलेट, यानी एयर अंदर भी आती रहे और जो एक्स्ट्रा एयर है या जो यूज्ड एयर है वो बाहर भी निकल सके। साथ में पीएच मीटर लगाया जाता है। पीएच इसलिए क्योंकि हम यहाँ न्यूट्रिएंट मीडियम लेंगे, उस पर हमारा जो प्लांट एक्सट्रैक्ट रखा जाएगा, तो न्यूट्रिएंट मीडियम पे ही वो क्योंकि आगे चल के ग्रो करेगा, तो न्यूट्रिएंट मीडियम है तो इसके लिए पीएच मीटर भी लगाया जाएगा कि न्यूट्रिएंट मीडियम की पीएच फिक्स होनी चाहिए। पर्टिकुलर ऑर्गन डेवलप करने के लिए या पर्टिकुलर प्लांट का कैलस डेवलप करने के लिए हर न्यूट्रिएंट मीडियम की पीएच हम अलग रखते हैं। किस माध्यम में वो ग्रो कर सकता है, पीएच एसिडिक पीएच में ग्रो करता है या बेसिक पीएच में ग्रो करता है। देन क्योंकि हमने यहाँ लिविंग मटेरियल रखेंगे, कैलस को हमें यहाँ तैयार करना है, एक्सट्रैक्ट डालना है, प्लांट एक्सट्रैक्ट, इसके लिए हमें लाइट सोर्स भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वो लाइट सोर्स में ही ग्रो करेगा। जब तक लाइट आएगी तभी वो ग्रो करेगा, तो हमारा लाइट सोर्स भी यहाँ पर होना चाहिए। ये क्या है, बायोरिएक्टर की हमने डिजाइन, तो यही हमने इसको यहाँ समझाया हुआ है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो सिलेक्शन ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट, प्लांट एक्सट्रैक्ट का सिलेक्शन। जैसे हमने कहा कि जो फेरुलिक एसिड है वो कहाँ से मिलेगा, एसाफोइटिडा से मिलेगा, एक पर्टिकुलर ऑर्गन से मिलेगा, और वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पर्टिकुलर ऑर्गन से मिलती है। तो हमें एप्रोप्रिएट ऑर्गन इसके लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कैथेरेंथस रोजियस की रूट से अजमेलिसिन निकलता है, तो हम उसका प्लांट क्यों लें, हम उसका रूट एज ए ऑर्गन लें, उसका जो मेन ऑर्गन है वही लें। इसी तरीके से पायरेथ्रिन जो है वो कहाँ से ज्यादा प्रोड्यूस होती है, क्राइसेंथेमम जो हमारा गुलदाउदी है उसके फ्लावर से प्राप्त होती है। तो केवल हम उसके फ्लावर्स लें, पूरे प्लांट की आवश्यकता नहीं है। देन जो हमने इसका मटेरियल ले लिया है, फ्लावर ले लिए हैं या ऑर्गन, कोई भी जो ऑर्गन लिया है, उसको हम सरफेस स्टेरलाइज करेंगे।
तो सरफेस स्टेलाइज क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा ये पूरा जो कार्यक्रम होता है वो एसेप्टिक कंडीशन में होना चाहिए, कंटामिनेशन नहीं आना चाहिए, बैक्टीरिया डेवलप नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम रखा है इसमें। तो न्यूट्रिएंट मीडियम पे जो हवा में जितनी चीजें हैं वो सब उस पर ग्रो कर सकती हैं। इसलिए एसेप्टिक कंडीशन में होता है। इवन जो हमारा एक्सट्रैक्ट एक्सप्लांट जो हम ले रहे हैं, मतलब जो प्लांट का टुकड़ा जो न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो करना है वो भी सरफेस स्टेरलाइज होना चाहिए। अब क्योंकि वो लिविंग मटेरियल है तो हम उसको ओवन में रख के तो नहीं कर सकते, तो हम उसे किसमें करेंगे? ऑटोक्लेव में नहीं कर सकते, मर जाएगा। हम उसे किससे करते हैं? इथेनॉल 90% अल्कोहल से वॉश कर लें, फिर डिस्टिल वाटर से वॉश कर लें। 0.2% से 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड यूज कर सकते हैं। टिश्यू पर डिपेंड करता है हार्ड टिश्यू है या सॉफ्ट। फिर हम डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं। तो इसको सरफेस स्टेरलाइज करने के लिए ये 3-4 जो हमारे केमिकल है वो यूज में आते हैं। अब एक्सप्लांट को कैसे प्रिपेयर करें? जो हमने ऑर्गन ले लिया है, जैसे रूट ले ली कोई, जैसे हम कह रहे हैं कि एस्पेलिसिन निकलती है कैथेरिथस रोजियस की रूट से, तो हम रूट ले रहे हैं, हमने उसको सरफेस स्टेरलाइज कर लिया, देन उसको एक्सप्लांट को प्रिपेयर कर लिया, यानी उसको एसेप्टिक कंडीशन में, स्टेरलाइज्ड कंडीशन में छोटे टुकड़ों में काटें कैलस प्रोटेक्शन के। नेक्स्ट स्टेप आता है इसका, प्लांट एक्सट्रैक्ट तैयार कर लिया, प्लांट एक्सट्रैक्ट के लिए सिलेक्शन कर लिया कौन सा ऑर्गन लेना है, देन सरफेस स्टेरलाइज कर लिया। अब हम उसका क्या करेंगे? कैलस कल्चर करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल टिश्यू कल्चर के अंदर करते हैं, क्या सॉलिड मीडियम एमएस मीडियम लेते हैं, जो आपका मुराशिगे स्कूप मीडियम है उसकी एक निश्चित मात्रा ऑटोक्लेव करके उस मीडियम को, और उसमें कोनिकल फ्लास्क में हम उनको लेते हैं, देन उनको लेमिनार एयर फ्लो में उसमें हम इनोकुलेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक्सप्लांट को। तो इसी तरीके से हमने उस एक्सप्लांट के टुकड़ों को लेमिनार एयर फ्लो के अंदर, जैसे हमने अपने टिश्यू कल्चर में जो व्यवस्था आप करते हैं, आपने सब पढ़ा हुआ है, पढ़ा चुके हैं उसको आपको, तो कैलस के लिए हम उस फ्लास्क के अंदर इनोकुलेट करते हैं, यानी उसमें ट्रांसफर करते हैं, इस पे न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, तो हम कैलस कहाँ तैयार कर रहे हैं? पहले सॉलिडिफाइड मीडियम। तो सॉलिडिफाइड मीडियम क्या होगा? वही एमएस मीडियम है, लेकिन हमने क्या डाल रखा है उसमें? अगार अगार डाल, और उसको इंक्यूबेट करते हैं 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, एलिमिनेट करते हैं, यानी प्रॉपर लाइट सोर्स देते हैं, लाइट के प्रेजेंस में वो ग्रो करता है, सेल डिवीजन होता है, तो क्या बन जाता है? उससे एक्सप्लांट से कैलस बनता है। तो हम कैलस तैयार कर रहे हैं। Due to presence of 2,4-D in the medium, the cell division induced. Cell division is induced. तो हम सेल डिवीजन को इंड्यूस करने के लिए मीडियम में 2,4-D को भी डालते हैं, जिससे सेल डिवीजन जल्दी हो। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा मात्रा में चीजें चाहिए, तो हमें वो काम भी थोड़ा जल्दी जल्दी हो सके, इसीलिए तो हम लैब में कर रहे हैं। वरना ये प्लांट से हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन प्लांट से हमें बहुत दिनों में वो प्लांट तैयार होगा, उसकी रूट्स कितनी निकलेंगी, उसमें कितना अमाउंट मिलेगा, उससे ज्यादा अमाउंट में तैयार करना चाहते हैं तो हमें इस लैब में ही इसको तैयार करना होगा। तो कैलस तैयार करने के बाद जब कैलस बन जाता है तो आपको पता है उसके बाद क्या करते हैं? सस्पेंशन कल्चर उसका बना, यानी कैलस को हम वापस निकाल के फ्रेश मीडियम में, लिक्विड मीडियम में रखते हैं, उसको हम एजिटेट करते हैं, उसका सस्पेंशन तैयार होता है। कैलस क्योंकि फ्रेग्राइल होता है, उसकी हर एक सेल अलग अलग हो जाती है सस्पेंशन कल्चर के अंदर, और उस सस्पेंशन की हर बूंद वो उस दोबारा कैलस बनाने में काम में आती है। तो यहाँ पर हम सस्पेंशन किस लिए? सस्पेंशन करने के लिए एजिटेशन करते हैं। यदि हमने इसका एजिटेशन करते हैं तो कैलस ब्रेक हो जाता है। Agitation breaks the callus into individual cells to form suspension culture. तो सस्पेंशन कल्चर बनाने के लिए लगातार एजिटेट किया जाता है, उसको एडिशन भी होता रहता है, प्लस कैलस इंडिविजुअल सेल में ब्रेक हो जाता है और वो सस्पेंशन कल्चर बनता है। अब उसकी हर एक सेल दूसरी कैलस बनाने के लिए हम यूज में ले सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है सेल प्लेटिंग। अब ये सेल प्लेटिंग क्या है, ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। पेट्री प्लेट में यदि हम मीडियम को डालते हैं, पेट्री प्लेट होती है इस तरीके की गोल,
ये बैटरी प्लेट है और इसके ऊपर इतना ही बड़ा बड़ा इसका ढक्कन होता है, यानी ये कह लो कि एक छोटी गोल प्लेट और एक बड़ी गोल प्लेट, उसके ऊपर ऐसा जिसको ढंग से कवर कर सकते। तो हम इस प्लेट के अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम डालते हैं, यानी ये सस्पेंशन कल्चर डालते हैं और उस पर हम सस्पेंशन कल्चर में क्या है, ऑलरेडी हमारी जो लिविंग सेल है और न्यूट्रिएंट मीडियम है, तो ये यहाँ पर ये क्या ग्रो हो जाएगा, कैलस वापस ग्रो हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप इसका आता है सेल प्लेट। सस्पेंशन कल्चर इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग स्टिल मोर अमाउंट ऑफ लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम पहले और मिलाएंगे, डाइल्यूट करेंगे, then diluted cell suspension is then transferred to culture plates containing a solid medium। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो बैटरी प्लेट में हम मीडियम रखते हैं वो सॉलिडिफाइड मीडियम होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सॉलिडिफाइड मतलब अगार वाला मीडियम डालते हैं और फिर हम उसमें सस्पेंशन कल्चर की ड्रॉप्स डालते हैं, क्योंकि इसमें सेल्स हैं प्लांट की, उस पर वो कॉलोनीज डेवलप हो जाए। तो कल्चर प्लेट कंटेनिंग सॉलिड मीडियम, the plates are then incubated for a few days, कुछ दिन के लिए उसको इंक्यूबेट करते हैं। During the incubation, cell produce mass of cells on the culture medium। इस पर कल्चर मीडियम पर इसका मास बनने लग जाता है, किसका, सेल्स का। देन हम उसको बायोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए टेस्ट करते हैं। रेडियो अमीनो एसिड जैसे हमने वहां किए थे, अभी आप नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ोगे इनको कैसे सेलेक्ट किया जाता है। रेडियो अमीनो एसिड से, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से हम इनका बायोसिंथेटिक एक्टिविटी को टेस्ट करते हैं। पिगमेंटेशन से कर सकते हैं। तो ये स्टेप हमारा एक अलग है, इसको हम आगे और डिटेल में लेंगे, यहाँ हम इसको शॉर्ट में लेंगे। तो इनसे हम इनको टेस्ट कर लेते हैं कि बायोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए ये प्रॉपर है या नहीं, जो हमने बनाए हैं वो क्लोन्स इनके सही बने हैं या नहीं। देन मोर प्रोडक्टिव क्लोन्स के लिए हम इनको कुछ ग्रोथ कंडीशंस होती है न्यूट्रिएंट मीडियम में, या ये कहो कि हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ मीडियम में एक्स्ट्रा मिलाने से उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो देखिए जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर एनहांसिंग द ग्रोथ ऑफ सेल्स, ग्रोथ ऑफ सेल्स बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें। देन एक है प्लांट कल्चर फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ सेल्स, जो हमारा पर्टिकुलर प्लांट हमारा लिया गया है वो सही होना चाहिए। स्टेरलाइज्ड मीडियम इज टाइमली सप्लाई करना चाहिए, किसमें, बायोरिएक्टर में। तो यहाँ हम बायोरिएक्टर में उस चीज को डाल रहे हैं, लिक्विड मीडियम को, जो हमने सेल प्लेट तैयार की है उसको डाला है बायोरिएक्टर में। तो देखिए मोर प्रोटेक्टिव क्लोन्स आर एसेप्टिकली इनोकुलेटेड इनटू द बायोरिएक्टर कंटेनिंग लिक्विड मीडियम। जो हमने सेल प्लेट पे तैयार किया है उसको अब हम बायोरिएक्टर में डालेंगे, ठीक है। तो बायोरिएक्टर में अब हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब हमें ग्रोथ को और अच्छा चाहिए। स्टेलाइज मीडियम को बार बार हमें सप्लाई करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो मटेरियल बन रहा है उस पर बायोरिएक्टर में, उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम खत्म होते ही उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो हमें ग्रोथ भी प्रॉपर चाहिए, इसलिए टाइमली सप्लाई करना पड़ेगा बायोरिएक्टर में न्यूट्रिएंट मीडियम। दूसरा, प्रॉपर एरेशन भी जरूरी है, जिससे, क्योंकि लिक्विड है तो जो मटेरियल बनता जा रहा है वो डूबे नहीं, प्रॉपर ग्रोथ करता है। टेम्परेचर भी जरूरी है, टेम्परेचर इसके लिए प्रॉपरली रेगुलेट किया जाए। कुछ कंपाउंड्स हम यहाँ बता रहे हैं कि कुछ चीजों की ग्रोथ के लिए कुछ कंपाउंड्स एक्स्ट्रा भी डालने होते हैं, जैसे लो लेवल ऑफ साइटोकाइनेट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बीटा साइनेट इन रूटा ग्रेविलेंस। इस प्लांट के में जो बीटा साइनेट बनता है उसका हाई लेवल बनेगा यदि हम साइटोकाइनेट की मात्रा कम डालें। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखे गए हैं कि जिनसे कुछ मात्रा में कुछ चीजें कम डाली जाए मीडियम के अंदर, उनसे हाई अमाउंट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनेगा, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसके कुछ इंड्यूस करती है, जैसे IAA इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ मोर सेपोनिन इन द सेल्स ऑफ फिनॉक्सजिनसिन। सेपोनिन के प्रोडक्शन में यदि हम बना रहे हैं उसमें, तो IAA जो है वो उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, ज्यादा प्रोडक्शन करता है। तो ये, और लास्ट में हम क्या करते हैं,
एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब जब हमारा सफिशिएंट सेल ग्रोथ हो गई है तो उसमें से बायोरिएक्टर में से उसको हार्वेस्ट करते हैं यानी निकालते हैं और इस कल्चर से हम मेटाबोलाइट्स आइसोलेट करते हैं, देन डिफरेंट इंडस्ट्रीज में उसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब यदि हम इसको शॉर्ट में पढ़ें, ऑर्गन एक्सप्लांट लिया, सरफेस स्टेलाइजेशन किया, इनोकुलेट किया, कहाँ? पहले सॉलिड मीडियम पे किया, देन कैलस बन गया। कैलस को हम क्या करेंगे? शेकर पे रखेंगे, एजिटेट करेंगे कोनिकल फ्लास्क में, कल्चर फ्लास्क में, तो क्या बन जाएगा? सेल सस्पेंशन कल्चर बन जाएगा। सस्पेंशन कल्चर से हम सॉलिडिफाइड मीडियम पे वापस सेल प्लेटिंग करेंगे, सेल कॉलोनीज डेवलप होंगी। सेल कॉलोनीज डेवलप होंगी तो उन कॉलोनीज को हम हाई प्रोडक्शन के लिए पहले टेस्ट करेंगे, जो हमने टेस्टिंग की बायोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए। अब इसके जो क्लोन्स बने उनको हम कहाँ यूज में ले सकते हैं? इन क्लोन्स को देखिए, एक तरफ तो हम प्लांट रीजनरेट कर सकते हैं, इसे दोबारा प्लांट बना सकते हैं क्योंकि वो क्लोन तो उसी प्लांट का है। पर्टिकुलर कोई भी टुकड़ा हमने लिया है, चाहे वो रूट ली है, प्लांट शूट ली है या लीफ ली है, एक्सप्लांट लिया है, उससे हम प्लांट रीजनरेट कर सकते हैं। तो एक तरफ तो हम क्या कर सकते हैं? रीजनरेट कर सकते हैं प्लांटलेट लिया, प्लांटलेट हो गया, पॉट में लगा दिया, देन उसको फील्ड में शिफ्ट कर दिया, या हम इससे प्लांटलेट से कैलस भी यूज कर सकते हैं। तीसरा हमारा ये जो बायोरिएक्टर में यहाँ जो क्लोन्स बने हैं उनको बायोरिएक्टर में डाल के इससे एक्सट्रैक्ट करके और मेटाबोलाइट प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट का हाई अमाउंट में प्रोडक्शन कर सकते हैं, किसके द्वारा? बायोरिएक्टर के द्वारा। और ये सब हमने किसमें किया है? टिश्यू कल्चर के माध्यम से किया। थैंक यू स्टूडेंट।